कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने डिटेंशन सेंटर का वीडियो शेयर करके पीएम मोदी पर नाज़िब तबसरा किया। ट्विटर पर राहुल गांधी ने लिखा कि आरएसएस के पीएम भारत माता से गलत बयानी से काम लेते हैं। राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट को भी शेयर किया। इससे सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस को राहुल सरकार की नहीं बल्कि गैर मुल्की मीडिया और सरकार पर भरोसा है। दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस की नज़र में पीएम मोदी सिर्फ आरएसएस के पीएम हैं या मुल्क के नहीं हैं। शहरियत कानून पर अफवाहों के साथ ही मुल्क में एक लफ्ज़ और है जो बहुत चल रहा है, वो है डिटेंशन सेंटर। क्या आपको पता है कि डिटेंशन सेंटर क्या होता है? अब आप देखिए कि डिटेंशन सेंटर का सच आखिर क्या है और इसको लेकर जो सियासत हो रही है उसे भी समझिए। क्या है मुल्क में डिटेंशन सेंटर का सच? आज मुल्क के मफाद में डिटेंशन सेंटर की पूरी पड़ताल। मैं हैरान हूं कि इस अफवाह ने अच्छे पढ़े लिखे ये भी पूछ रहे हैं कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर की अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मुल्क में डिटेंशन सेंटर का सच क्या है? ये उसकी तस्वीर है। ये असम के ग्वालपाड़ा में बन रहे डिटेंशन सेंटर की बिल्डिंग है। 2.5 हेक्टेयर जमीन पर ये बन रहा है। 3000 लोगों को इसमें रखा जा सकता है। 15 बिल्डिंग इस डिटेंशन सेंटर में बनाई जाएंगी। 13 बिल्डिंग मर्दों के लिए, 2 बिल्डिंग खवातीन के लिए बनाई जा रही हैं। 130 टॉयलेट इस डिटेंशन सेंटर में बनाए जा रहे हैं। 20 फीट ऊंची है बाहर की चारदीवारी। 45 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी डिटेंशन सेंटर को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। किसी को डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा, ये अफवाह फैलाई जा रही है। आज आसाम के अंदर जो 19 लाख लोग एनआरसी में नहीं आए थे, उनको डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा है, अपने घर में ही रह रहे हैं। शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतजाज के दौरान कर्नाटक में खोला गया पहला डिटेंशन सेंटर शुरू होने जा रहा है। बेंगलुरु के पास सोंडेकोपा गांव में बने इस डिटेंशन सेंटर में तय वक्त से ज्यादा रुके अफ्रीकी और ड्रग्स पेडलर को रखने का प्लान है। हालांकि कर्नाटक में कुल 114 गैर कानूनी तौर से रह रहे बांग्लादेशियों की शिनाख्त की गई है। यहाँ आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से साल 2009, 2012, 2014 और 2018 में सभी रियासतों को डिटेंशन सेंटर बनाने को कहा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुल्कगीर पैमाने पर मुजाहरा का दौर लगातार जारी है, लेकिन गुज़िश्ता 20 दिसंबर को यूपी के कई अजला में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ रियासती हुकूमत एक के बाद एक सख्त फैसले लेना शुरू कर चुकी है, तो समाजी तंजीमें और अपोजिशन जमातें कार्रवाई पर सवाल उठाने लगी हैं। पुलिस ने मारा। जितने लोगों की जान गई है सब पुलिस की गोली से गए हैं। इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक गिरफ्तारियों को रोक के रखा जाए, क्योंकि जो भी होगा, जिसको भी आप कैमरे में दिखा रहे हैं, हर कैमरे में आने वाला जो है वो दंगाई नहीं है। तो क्या रहा है, हिंसक उपद्रवी लोग पकड़े नहीं गए और मासूम लोगों को उठा के उन लोगों के ऊपर अनर्गल सेक्शन लगा के उनको जेल में निरुद्ध किया गया। सीएए के खिलाफ गुज़िश्ता 20 दिसंबर को हुए मुजाहरे के दौरान कई अजला में तशद्दुद के वाक़यात सामने आए थे, जिसमें अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सानहे के बाद के मंजर को देख, गुस्साए सीएम के अंदाज को देखते हुए इंतजामिया ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बनारस समेत कई अजला में सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही सख्त कार्रवाई की हिदायत दे चुके हैं, जबकि समाजी तंजीमें और अपोजिशन लीडरान बगैर जांच के कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे हैं। तशद्दुद के वाकयात रामपुर, संभल, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद और बिजनौर जैसे अजला में भी हुए, लेकिन कुछ मजहबी रहनुमा पुलिस के साथ मिलकर लोगों को अमन बहाली की भी अपील करते नजर आए।
हालांकि इस मामले में मुजफ्फरनगर एसपी ने जी मीडिया को शिकायत मिलने के बाद जांच की भी यकीन दहानी कराई। गुड इवनिंग सर, अभी बात हुई थी ना, मैं शोएब बोल रहा हूँ जी मीडिया से, दिल्ली से। हाँ जी बताइए सर। एक्चुअली हमारे पास कुछ वीडियोस और इस तरह के आ रहे थे, उसमें कई तरह के कंफ्यूजन है। वो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं मुजफ्फरनगर से कि पुलिस ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और ये तमाम चीजें। तो कुछ ऐसा वर्जन आपका जो कोट किया जा सके, मैं आपसे जानना चाह रहा था सर। हमें कोई भी कंप्लेंट अभी तक ऐसी नहीं मिली है, ठीक है। हमें कंप्लेंट दें, हम जांच करेंगे, ठीक है। मुजाहरों के दौरान हुए तशद्दुद के वाकयात के बाद पुलिस पर घरों में दाखिल होकर तोड़फोड़ के भी इल्जामात हैं, जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू में बिना परमिशन के दाखिले पर भी सवाल उठने लगे हैं। जामिया प्रॉक्टर ने 17 दिसंबर जबकि एएमयू ने 20 दिसंबर को किसी तरह की परमिशन देने से इनकार कर दिया। सबसे ज्यादा तशद्दुद के वाकयात गुज़िश्ता जुमे को देखने को मिले। अहमदाबाद में मुजाहरे के दौरान पुलिस पर हुआ हमला काफी दहलाने वाला था, लेकिन उसी भीड़ में कई लोग पुलिस को बचाते भी नजर आए। सबसे ज्यादा ऐसे हंगामे यूपी और कर्नाटक में देखने को मिले, जहां 18 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। मुजाहरे के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी को सभी लोग गैर आईनी बता रहे हैं, लेकिन उस दिन के बाद से लगातार एक खास तबके के खिलाफ शुरू हुई पुलिसिया कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में अवामी एतमाद बहाली के लिए ये जरूरी हो जाता है कि पूरे मामले की आला सतही जांच कराई जाए, ताकि अवाम को असल फसादियों का पता चल सके और साथ ही अवाम को सबका साथ, सबका विश्वास पर यकीन बहाल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर झारखंड में जीत के बाद आरजेडी को मानो संजीवनी मिल गई है। अब पार्टी ने दिल्ली के दंगल में भी उतरने का फैसला लिया है और इसके लिए तेजस्वी यादव को लालू यादव की मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही साथ बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर भी हिकमत अमली अब बनाई जा रही है। झारखंड के बाद दिल्ली की तैयारी। दिल्ली के दंगल में उतरेगी आरजेडी। बिहार के लिए नई हिकमत अमली पर काम। झारखंड में आरजेडी को कामयाबी क्या मिली? मानो संजीवनी मिल गई हो। तभी तो आरजेडी ने अब दिल्ली के दंगल की जानिब रुख किया है। अगले साल दिल्ली में असेंबली इंतखाबात हैं और इसमें आरजेडी ने भी ताल ठोकने का फैसला किया है। इसके लिए तेजस्वी को लालू यादव की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली में भी होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी करे। तो इसकी जो प्रक्रिया होगी, गठबंधन हमारा नेचुरल अलाय जो है कांग्रेस पार्टी है, हमारी कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी से अलायंस हो। तेजस्वी यादव पार्टी सदर और अपने वालिद लालू यादव से मिलने के लिए रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे। वहीं पर ये लालू यादव से झारखंड इंतखाब के साथ साथ दिल्ली और बिहार इंतखाब पर बातचीत हुई और तय हुआ कि जिस तरह से झारखंड में अजीम इत्तेहाद ने मेहनत की, उससे 4 गुना ज्यादा ताकत से बिहार में मेहनत करनी होगी। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, जिस प्रकार से झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उससे 4 गुना मेहनत करके बिहार में जो आगामी चुनाव होने वाला है 2020 के अक्टूबर-नवंबर में, उसमें पूरी तैयारी करे कार्यकर्ता और अभी से जो है हर जगह काम पे लग जाए। जाहिर है झारखंड में अजीम इत्तेहाद को मिली जीत से आरजेडी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अब वो आइंदा इंतखाब की तैयारी में आगे बढ़ रही है। खासतौर पर बिहार में अब तेजस्वी की उम्मीद बढ़ गई है, इसीलिए नई हिकमत अमली पर काम करने का फैसला किया गया है। जी मीडिया के लिए रांची से अभिषेक की रिपोर्ट। उधर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने शहरियत कानून के खिलाफ तशद्दुद को लेकर बयान दिया है। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि क़यादत वो नहीं जो आजकल कॉलेज में दिख रही है। क़यादत का मतलब होता है कि लीडर सही सिमत में ले जाए, लोगों को सही राय दे। Leadership is all about leading. Therefore, what is so complex about leadership? If it is all about leading, because when you move forward, everybody follows. It is not that simple. It appears simple, but it's a very complex phenomena. Even amongst a crowd you find leaders emerge. But leaders are those who lead people in the right direction
leaders are not those who lead people in inappropriate directions, as we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. A leader is one person who leads you in the correct direction, gives you the right advice, and then ensures that you care for the people you lead. आर्मी चीफ ने वो बात जो भी कही है वो कहकर मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, उनकी सरकार को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज ए स्टूडेंट हिस्सा लिया था, तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान के वो भी गलत है, फिर जेपी ने जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आइए इमरजेंसी में स्टूडेंट कहा था कि आइए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज करिए, ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तीसरी बात यह है कि ये भूल गए, कल तो वाजपेयी साहब के याद की हैं, कल अटल बिहारी वाजपेयी ने एडमिरल विष्णु भगत को हटाया था, वो क्या था फिर? आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि संघ की नज़र में 130 करोड़ की आबादी हिंदू है। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में लोगों की सकाफत और मजहब चाहे जो भी हो वो हिंदू हैं। भागवत ने कहा कि जो कौम परस्त है, जो हिंदुस्तानी सकाफत का एहतराम करते हैं, वो सभी हिंदू हैं। सभी समाज हमारा है और आरएसएस सबको एक करना चाहता है। मैं हिंदू कहता हूं तब किसी को छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि संघ जब हिंदू कहता है तो उसको पीछे तीन बातें हैं। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, भारत के जन जल जंगल जमीन जानवर सहित भूमि पर प्रेम करता है, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शायद मोहन भागवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है। ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्यों है? इसलिए कि ये देश का कोई मजहब नहीं है। आरएसएस ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मजहब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अंबेडकर ने संविधान बनाया है, आइन बनाया है, उससे मुताबिक इस मुल्क का एक मजहब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मजहब को मानने वाला है। अगर ये उनकी बात सच होती जो झूठ है, तो फिर हमारे संविधान आइन में जो प्रियम्बल है, जिसमें अंबेडकर ने हम तमाम से कहा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल करो,